अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में जो कि काफ़ी मुफीद होने वाली है काफ़ी बच्चों के लिए जो कि JNU एम अरबिक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी ख़ासकर 2022 के लिए एम अरबिक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो JNU के लिए हो, इफ्लू के लिए हो, DO के लिए हो, BHU के लिए और इसी तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया और AMU के लिए। इन सारे एग्ज़ाम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। और ख़ासकर आज हमारा जो फोकस होगा वो फोकस होगा कि JNU के लिए तैयारी कैसे करें, और मैं उसमें कुछ चीज़ें बताने की आपके सामने कोशिश करूँगा। अब एक बात याद रखें, JNU है, इसी तरीके से DU है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसी तरीके से DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसी तरीके से इफ्लू इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी, इसी तरीके से BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये चार जो यूनिवर्सिटी है ना, इनके एग्ज़ाम के लिए तकरीबन आपको एक ही तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाना होगी, एक ही तरीके का मटेरियल पढ़ना होगा। उसके अलावा दो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इसी तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया JMI दिल्ली, इनका थोड़ा सा डिफरेंट है, उनको थोड़ा सा अलग कभी और किसी वीडियो में इंशाल्लाह दोनों के मुतालिक बात करेंगे। तो आज का जो मेरा फोकस होगा JNU का, तो इन चारों का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है JNU, DU, इफ्लू एंड BHU, इनका एग्ज़ाम तकरीबन सिमिलर होता है, जिसकी वजह से उनमें से जो सबसे डिफ़िकल्ट है ना JNU, उसकी तैयारी के मुतालिक आज हम बात करेंगे। क्योंकि अगर आपकी JNU की तैयारी हो गई तब तो DU का, इफ्लू का और इसी तरीके से BHU का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो सबसे टफ़ है, और ये तरतीब है तकरीबन, जो सबसे टफ़ है इंशाल्लाह उसके मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। और अगर इन चारों के दरमियान अगर टफेस्ट की मैं बात करूं, क्योंकि चारों का MCQs होता है, वो दो जो हैं AMU और जामिया, वहाँ पर सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन चारों यूनिवर्सिटीज़ में जिनकी बात हम करेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन से होते हैं? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिनमें से सबसे टॉप पर टफेस्ट के हिसाब से सबसे पहली रैंकिंग हमें JNU को देनी चाहिए। JNU पहले नंबर पर आएगा, उसके बाद कहेंगे DU, इसी तरीके से इफ्लू और BHU। ये रैंकिंग है, इस हिसाब से इनका तकरीबन जो लेवल है वो रहता है। ठीक है, तो मैं अपनी बात करूं, आज की बात को मैं कुछ पॉइंट्स में आपके सामने रखना चाहूँगा। तकरीबन 6 या 7 पॉइंट्स हैं मेरे साथ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो आखिर तक मेरे साथ बने रहें, इंशाल्लाह पूरी डिटेल स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की जाएगी और उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कुछ किताबें भी रखी हुई हैं जो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शो करूँगा कि कौन सी किताबें आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, जो पॉइंट नहीं है बल्कि क्रैश कोर्स के ताल्लुक से आप में से बहुत सारे हमारे क्रैश कोर्स के मुतालिक पूछ रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछली साल का जो हमारा रिजल्ट रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। हमने BA की तैयारी भी कराई थी, इसी तरीके से MA की भी तैयारी कराई थी, MA अरबिक की, BA अरबिक की। तो दोनों में से तकरीबन 40 प्लस का हमारा टारगेट गया है। हालांकि हम असल तैयारी जो कराते हैं वो UGC नेट JRF की तैयारी कराते हैं। तो तीनों का जो क्रैश कोर्स है इंशाल्लाह 1 फरवरी से शुरू होने वाला है। तीनों के लिए 1 फरवरी से UGC नेट अरबिक का क्रैश कोर्स शुरू होगा, जो 3 मंथ के लिए होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसी तरीके से MA अरबिक का 2 मंथ के लिए होगा। इसी तरीके से जो है BA अरबिक का भी 2 मंथ का ऑनलाइन होंगे, ये तीनों सारे। और अगर हालात रहे तो BA अरबिक के लिए 1 मंथ का ऑफलाइन भी दिल्ली में इंशाल्लाह वो आपके लिए उसका इंतजाम किया जाएगा, ताकि वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह किसी वीडियो में BA अरबिक की जब तैयारी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो तीनों जो क्रैश कोर्स हैं वो आपके 1 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अब इंशाल्लाह हम जल्दी निकालने वाले हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं कि जब भी नोटिफिकेशन आएगी, जब भी हमारा एडवर्टीजमेंट आएगा और हम जोड़ने लगेंगे, हम एडमिशन लेने लगेंगे, तब इंशाल्लाह आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम कैसे करें तैयारी। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 6-7 पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना शुरू करूंगा। तो यहां पर पहला पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 1 ये है कि JNU अरबिक एंट्रेंस एग्जाम है, उसका लेवल क्या है, क्या लेवल है उसका। तो मैं आपको बताऊं, इसका लेवल बढ़ता जा रहा है, इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। और 1-2 साल पहले मैं हमेशा कहता था कि JNU अरबिक का जो लेवल है ना, JNU के MA अरबिक का वो लेवल है जो आज से 2004 से 2013 के जो UGC नेट का जो लेवल होता था वही लेवल है। लेकिन अब जो है इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, MA अरबिक का जो JNU का लेवल है बहुत ऊंचा होता जा रहा है, यहां तक कि ये बिल्कुल UGC से टक्कर लेने की तैयारी में है। इतना बिल्कुल डिफिकल्ट उसको बनाते जा रहे हैं। ये लेवल की बात करूंगा, इस साल तो और ज्यादा
इन्होंने लेवल को बढ़ाया, बच्चों को परेशानी हुई। और इसमें क्या चेक करना चाह रहे हैं, इसमें ये बंदे की रेक्टिफिकेशन से ज़्यादा वो उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसकी कंप्रहेंशन पावर को समझना चाह रहे हैं कि इसको ज़ुबान आती है नहीं आती, लैंग्वेज आती है नहीं आती, जिसकी वजह से ग्रामर का पोर्शन इनको डाल दिया गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो उर्दू की किताबों से या हमारी आजकल जो पिछले 1.5 साल से जो सहूलियात और फैसिलिटीज़ आपको मिलने लगी हैं वीडियोज़ के जरिए, वहाँ पर रेक्टिफिकेशन के जरिए हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर को लगा के चले आते हैं, जिसकी वजह से एक बंदे की सही नॉलेज और सही ज्ञान और उसकी सही सलाहियत ऐसा अरबिक लैंग्वेज के नहीं चेक हो पाती है। तो उन्होंने क्या करने लगे हैं, ग्रामर का पोर्शन पिछली बार जितना डाला बच्चे अनएक्सपेक्टेड था। एक बात बताऊं मैं आपको, बच्चे हमेशा कहते हैं कि ये पेपर चेंज होता रहता है। बिल्कुल भाई साहब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ही यही है कि वो पैटर्न चेंज होता रहेगा। हम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं तो पिछला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, टीचर बताता है हाँ हमारा यही पैटर्न है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होता है, वो हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा चेंज करते रहते हैं। यही तो खुसूसियत है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो आपको ऐसी तैयारी करना होती है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप ऐसी तैयारी करें कि वो कैसा भी पेपर बनाए, किसी भी अंदाज की वो पेपर सेट करें, जितना ही डिफिकल्टीज में चले जाएं, आपने सिलेबस देखा है उसके हिसाब से डीप में चलते चले जाएं। और हमेशा याद रखें कि जो PYQs देखते हैं हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर हम जो है उसके जो पहले का लेवल था, जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर था, उससे थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश किया करें, उससे थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश करें, इससे बहुत फायदा होता है। तो लेवल के बारे में मैंने बताया कि जो JNU MA अरबिक का लेवल है वो UGC नेट से बस सिलेबस कम है, वरना क्वेश्चन का जो लेवल है ना, क्वेश्चन का जो लेवल, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं UGC नेट से बिल्कुल मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। बस हाँ, UGC नेट का सिलेबस बहुत वास्ट है, उनका अलग है, इनका तो छोटा सा पढ़ना होता है, मैं बताऊंगा सिलेबस। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2, अब इसमें हम सिलेबस के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। सिलेबस क्या है MA अरबिक का, मैं सिलेबस यहां पर पढ़ के नहीं बता रहा हूं, बल्कि जो जो क्वेश्चन का एनालिसिस है उससे बता रहा हूं। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर, तारीखुल अदब अल अरबी, ये आता है जिसको मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूं। क्लासिकल यानी तारीखुल अदब अल अरबी अल कदीम, जिसमें हमें असर जाहिली को पढ़ना होता है, असर इस्लामी को, मुखज़रम, उमवी, इसी तरीके से अब्बासी, उस्मानी, उंदलुसी, इनको पढ़ना होता है जो कि हम असर कदीम में कह सकते हैं। और इसी तरीके से असर हदीस को भी पढ़ना होता है, जो कि हम अशेर है, शेर की किस्में हैं, फिर उसके बाद नस्र की किस्में हैं, रिवाया है, मसरहिया है, चुनांचे जो मशहूर रिवायीन हैं, मशहूर नॉवलिस्ट हैं, मशहूर ड्रामा निगार हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो है किस्सा कसीरा वाले हैं, इनके मुतालिक हमें कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल करना होती है। यानी पहला पोर्शन होता है तारीखुल अदब अल अरबी का, ये लिख लेना और इनके मुतालिक तैयारी करेंगे। इसके बाद मैं अभी चौथे पांचवें पॉइंट्स में आपको बुक्स भी बताने लग रहा हूँगा, वो इंशाल्लाह आपके लिए मुफीद होंगी। दूसरे नंबर पर आता है बलागा के क्वेश्चन। एम ए अरबिक के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तकरीबन 5 से 6 7 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन इस तरीके से हमेशा रेगुलर आते रहते हैं। और बलागा में इल्मुल बयान का जो पोर्शन है वो आता है। बलागा में इल्मुल बयान का पोर्शन है वो आपका आता है इल्मुल बयान। 3 होते हैं इल्मुल बलागा से, इल्मुल बयान, इल्मुल मानी, इल्मुल बदी जो है। तो उनमें से इल्मुल बयान का पोर्शन, उसमें से सवाल पूछते हैं जिसमें तशबीह वगैरह आते हैं, किनाया के कुछ आते हैं, मजाज वगैरह, तशबीह के मुख्तलिफ अशकाल, मुख्तलिफ अक़साम जो हैं, अगराज़ तशबीह, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उसको हम इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे अगर आप हमारे साथ रहेंगे। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तो JNU का पैटर्न, तो ट्रांसलेशन में जैसे ट्रांसलेशन JNU का ट्रांसलेशन का जो पोर्शन है ना, तीसरे नंबर का, तीसरा पॉइंट है, इतना हाई है कि UGC का भी नहीं है। अभी मैंने PhD का दिया था, वहां देखा, और आप MA में भी सेम चीज़ें इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ट्रांसलेशन की पूरी 2-2 लाइन के तर्जुमे होते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। अक्सर क्या होता है ट्रांसलेशन में वोकैबुलरीज पूछी जाती हैं। ठीक है, मैं किताबें बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो इसमें 2 तरीके के ट्रांसलेशन होते हैं, वोकैबुलरीज पूछी जाती है, फिर ट्रांसलेशन की और भी कई किस्में होती हैं। ट्रांसलेशन के जो उसूल होते हैं वो भी वहाँ से भी सवाल बन जाता है। तो आप वोकैबुलरीज याद करने की कोशिश करें, मैं बताऊंगा कहाँ मिलेंगी। इसी तरीके से चौथा पॉइंट है, 3 पॉइंट हो गए। पहला है हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर, तारीखुल अदब अल अरबी। नंबर 2 बलागा का पोर्शन होता है। नंबर 3 आपका जो होता है तर्जुमे का होता है, ट्रांसलेशन का। नंबर 4 जो है आपका अरबिक वर्ल्ड के मुतालिक GK, जनरल नॉलेज, अल मालूमात अल आम्मा अनिल अदब अल अरबी या अनिल आलमिल अरबी, बल्कि अनिल आलमिल अरबी, अरब वर्ल्ड के मुतालिक जो मालूमात हैं वो हमें हासिल करना होती हैं। खासकर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जिसमें से अरब वर्ल्ड लीग हो गई, ठीक है, उसमें कितने मेंबर, वो सारी चीज़ें। इसी तरीके से आपका OIC हो गई, GCC हो गई। ये 3 मोटे तौर पर आपके MA के लिए इन तीनों को अच्छे से कर सकते हैं। हमारी वीडियो इंग्लिश और अरबी में सब में पड़ी हुई हैं, आपके यूट्यूब पे जाकर दे सकते हैं। फिर इसी तरीके से जो 22 कंट्रीज़ हैं, तो 22 कंट्रीज़ हैं अरब के, वो कौन एशिया, कौन अफ्रीका, कितने कितने, इस तरीके से उनकी करेंसीज़ वगैरह, उनकी जो कैपिटल्स वगैरह हैं वो याद करना होती हैं। इसी तरीके से आपका जो है जो हेड्स
हैं, हेड्स मतलब रूसा है, कहीं पर रईस होता है, कहीं पर अमीर होता है, कहीं पर आपका प्रेसिडेंट होता है, कहीं पर पीएम होता है, वो सब याद करना होता है। तो इस तरीके से अल मालूमातुल आम्मा अनिल आलमिल अरबी जीके ऑफ अबाउट अरबिक वर्ल्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी करंट अफेयर उसमें से पूछ ली जाती है। जैसे कहीं कहीं आया, यहाँ तक कि जामिया के बी अरबिक में आया, जो अभी फ़लस्तीन के इसराइलियों से जंग हुई थी तकरीबन 11 दिन की, वही सवाल पूछा गया था कि ये लड़ाई कितने दिन तक हुई है। इस तरीके से और भी कई मैटर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद एक और पॉइंट है अरबिक ग्रामर, जो कि इस बार आया है। अरबिक ग्रामर, ठीक है, अरबिक ग्रामर। तो अरबिक ग्रामर को, पूरी अरबिक ग्रामर को आप अच्छे से आना चाहिए। खासकर अगर हम बात करें तो हम एम ए अरबिक में होते हैं, हमारा अक्सर बैकग्राउंड जो है हम मदरसे से होता है और हमने नहव की पूरी सारी मबाहिस पढ़े हुए होते हैं, सारी चैप्टर्स पढ़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद हम प्रैक्टिकल में गलतियां करते हैं और ये नहीं होना चाहिए। तो उनको रिवाइज करें, कभी भी ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, माना ऐसा होता है ना कभी कि हमने पढ़ लिया है लेकिन आता नहीं है, और ये बहुत बंदों के साथ होता है। तो अगर आता नहीं है ना तो पढ़ो, प्लीज़ पढ़ो। ये मत कहो कि हम मदरसे में पढ़ के आए हैं। जो नहीं आता है, चाहे आपको अक़सामुल कलिमा पढ़ना पड़े, अक़सामुल फ़ेल पढ़ना पड़े, पढ़ो, समझो। आपको पता होना चाहिए फ़ेल माजी क्या है। इसी तरीके से मुज़ाफ़ की कितनी किस्में होती हैं, मुज़ाफ़ की कितनी किस्में होती हैं। इसी तरीके से और भी तवाबे की कितनी किस्में होती है, तवाबे में कौन कौन आता है, किस तरीके से मुताबत होती है, किन किन चीज़ों में मुताबत होती है। मौसूफ़ सिफ़त की बहस है, मुब्तदा ख़बर की बहस है। अगर पूरी डिटेल आपको मालूम नहीं है तो प्लीज़ पढ़िए। गर्चे आप पढ़ के आए हैं, मदरसे में पढ़ के आए हैं, ये सारे कंसेप्ट क्लियर करना होते हैं। तो ग्रामर की ये मबाहिस है, ग्रामर को पूरा करना चाहिए। इस साल काफ़ी क्वेश्चन आए थे और उस वजह से कुछ बच्चों को परेशानी हुई भी थी, लेकिन ग्रामर का पोर्शन ईजी होता है क्योंकि हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, एम ए अरबिक के लेवल पे पहुँच चुके हैं। ऑलरेडी हम मदरसे में 6-7 साल पढ़ के आ रहे हैं, और नहीं भी पढ़ के आए ना तो एम ए तक 3 साल तो आपने अरबिक ग्रामर पढ़ी होगी। अगर JNU और इफ्लू जैसे आप संस्थानों में पढ़े हैं, अगर BA भी आपने वहाँ से किया है, तो आपको अरबिक ग्रामर की बेसिक्स आनी चाहिए। जो टॉपिक इसमें खासकर पूछे जाते हैं, जिन पर ज़्यादा फोकस होता है, वो आपके हैं ताज्जुब से हमेशा क्वेश्चन होता है, तो ताज्जुब को अच्छे से पूरा कर लें। इसी तरीके से इसमें तफजील से हमेशा क्वेश्चन होता है, और इसमें मादूद, तमीज़ और मुमय्यज़ जिसमें गिनती वगैरह होती है। 3 जो मबाहिस हैं बहुत डिफ़िकल्ट माने जाते हैं अरबिक ग्रामर की। अगर बात करें, यहाँ तक कि बहुत सारे असातिज़ा के भी ये कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो जो ताज्जुब है, इसी तरीके से आपका असातिज़ा, तो मुराद मेरी वो ऊपर के असातिज़ा नहीं, मतलब जो मदरसों के असातिज़ा हैं उस तरीके के, और मदरसों के भी नहीं, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे लोगों के भी कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, जो आपके एमए कर गए, पूरे कर गए, PhD कर गए, फिर भी उनके ये वाले ताज्जुब है, इसमें तफसील है, इसी तरीके से ये वाले कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से करें, ये वाले पोर्शन अहम है। वरना उसके अलावा मुब्तदा ख़बर हैं, मौसूफ़ सिफ़त हैं, इसी तरीके से ज़माइर हैं, अस्माए इशारा हैं, अस्माए मौसूला हैं, इसी तरीके से मरफ़ूआत, मनसूबात, जो पूरी मबाहिस हैं, नवासिब हैं, नवासिब हैं, जवाज़िम हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत अहम हो जाती हैं, और यही तरह की बहस होती हैं अरबिक ग्रामर में। तो ये 5 पोर्शन मैंने बताया, फिर से रिपीट करता हूँ। नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर, नंबर 1 तारीख़ुल अदब अल अरबी, नंबर 2 जो है आपका बलागा का पोर्शन, इसी तरीके से नंबर 3 है तर्जुमा, ट्रांसलेशन, इसी तरीके से नंबर 4 पर आता है जीके ऑफ अरब वर्ल्ड, अल मालूमात अल आम्मा अल अदब अल अरबी, और 5वें नंबर आता है आपका अरबिक ग्रामर, अल क़वाइद अल अरबिया, जिसमें नहव सर्फ दोनों शामिल है, और उसके लिए मैं अब बुक्स रिकमेंड करने वाला हूँ इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर का पॉइंट क्या है? तो तीसरे नंबर का पॉइंट ये है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले PYQs का एनालिसिस, PYQs का तज्ज़िया और PYQs को तहलील ज़रूर करें, उनके मुतालिक ज़रूर देखें। और उन PYQs में जब आप एमए अरबी की तैयारी कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप JNU के PYQs भी उठाएं, खासकर JNU तो आज हमारा है ही, JNU के PYQs उठाएं, इसी तरीके से DU के भी उठाएं, इसी तरीके से आपका AMU के, BHU के, यानी जितनी भी बड़ी बड़ी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिन पे हमारा फोकस रहता है, खासकर JNU, JMI, DU, इफ्लू, BHU, MU, इन सब के PYQs उठाइए भाई साहब। और क्योंकि जो MA अरबिक के जो PYQs हैं वो किसी किताब में मौजूद नहीं है, तो इन सब के PYQs उठा के इनकी PDF निकलवा लें। कुछ क्वेश्चन ना, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे, आप 10-12 क्वेश्चन आपके इन्हीं PYQs से फंस जाएंगे। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो 5 या 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, इनके आप PYQs को निकलवा लीजिएगा, PDF शक्ल में अपने पास रख लीजिएगा और बार बार उनको पढ़िएगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा कितनी डीप में कहाँ जाना है और कितनी डीप में नहीं जाना है। तो इनको आप जो है PDF करा के रख लीजिएगा। उसके बाद जो है अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़ना है, उसमें सबसे पहली किताब जो आती है वो किताब आपकी ये वाली आती है,
दिख रही है तारीख़ुल अदबिल अरबी, ठीक है। ये तारीख़ुल अदबिल अरबी हसन ज़ैयाद की किताब है, तारीख़ुल अदबिल अरबी। ये किताब आपको पढ़नी है। इसके अलग अलग, ये सिर्फ ये मेरे लाल है आपका देख रहे हैं, लेकिन और भी शक्लें इसकी हो सकती हैं, और भी सूरतों में, मतलब और भी अंदाज़ में, और भी अलग तरीके से दिखने वाली हो सकती है। तो तारीख़ुल अदबिल अरबी अहमद हसन ज़ैयाद की जो किताब है बहुत अहम है, ठीक है। इस किताब को आप ज़रूर देखें। ये किताब बहुत अहमियत की हामिल है, गरचे आप देखें ये तकरीबन 300, 350 और 400 पेज पर मुश्तमिल है, लेकिन इसका एक एक पेज आपके लिए बहुत अहम है। अगर इसको अभी अच्छे से तैयार कीजिएगा, प्लीज़ उर्दू से पढ़ने की मत कोशिश कीजिएगा, उर्दू से मत कीजिए मोहब्बत, ठीक है। अरबी को पढ़ रहे हो, उर्दू में क्यों पढ़ोगे? अरबी को अरबी में ही पढ़ो, ठीक है। अरबी की चीज़ें अरबी में ही पढ़ो, इस तरीके की आप थोड़ा आदत बनाओ। एक्सेप्शन है जिनको परेशानी है, ठीक है, वो कॉलेज और स्कूल से आए हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो JNU में BA अरबिक की शर्त नहीं होती है ना कि अरबिक आपका BA में हो, किसी भी स्ट्रीम से आके आप MA अरबिक में दाखिला ले सकते हैं। तो कुछ लोग आते हैं या JNU में, ठीक है, तो इस तरीके से वो आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं और फिर उनको बहुत परेशानी होती है, तो उर्दू वगैरह नहीं आती है। तो प्लीज़ आप जो है, मेरी ये दरख्वास्त है कि आप अरबिक को अरबी में पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सवाल अरबिक में आते हैं, उर्दू में सवाल नहीं आते हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चे जो हैं, अगर आप उर्दू में उनसे सवाल पूछें, मैं उर्दू में ही पूछूंगा सवाल, अगर आप पूछने वाला हूँ कि ये बताओ वो बताओ वो बताओ, सारे कंसेप्ट बता देंगे, लेकिन सवाल उनका गलत होगा, क्योंकि अरबी का जो क्वेश्चन है, अरबी की इबारत फहमी है, जो अरबी का क्वेश्चन जो है अरबी में लिखा हुआ था, वो समझ नहीं पाए थे। तो ये किताब खरीद लें, किताब नहीं है तो किताब खरीद लें, आपको शायद हर जगह मिल जाएगी ये किताब, मुझे लगता है, ठीक है। ये किताब मंगा लें, और ऑनलाइन भी मिल सकती है। तारीख़ुल अदबिल अरबी अहमद हसन ज़ैयाद सबसे बेसिक किताब है, इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इस किताब को आप तकरीबन अगर मौका मिले जितना रिवीजन कर सकें, 5 से 10 बार तक रिवीजन इसको करिएगा, बार बार। पहली बार पढ़िए, समझ में नहीं आएगी, दूसरी बार में भी हो सकता है नहीं समझ में आए, फिर उसके बाद हाईलाइट्स कीजिएगा, बार बार हाईलाइट्स कीजिएगा जो अहम है, ठीक है। हाईलाइट्स कर करके उनको पढ़ते रहिएगा। आप पेंसिल का इस्तेमाल करता हूँ, पेंसिल का, हाईलाइट्स का इस्तेमाल करता हूँ, हाईलाइट्स का, तो बार बार इस किताब को, ये तारीख़ुल अदबिल अरबी अहमद हसन ज़ैयाद के लिए, तारीख़ुल अदबिल अरबी के लिए, यानी हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर का जो मैंने पहला पोर्शन बनाया था, उसके लिए मोर देन इनफ होगी ये किताब, ठीक है। बाकी तर्जुमे बहुत सारे मौजूद हैं। एक तर्जुमा मेरे पास यहाँ भी मौजूद है, इसी किताब का मौजूद है, जो कि अब्दुर्रहमान ताहिर सूरती ने इसका तर्जुमा किया है, ठीक है। तो ये किताब जो है आप इसको भी मंगा सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अवॉइड कीजिए, तर्जुमों को अवॉइड कीजिए। ये बहुत गलत हुआ है जिन्होंने भी तर्जुमे किए। मुझे लगता है कि ये हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर के तर्जुमे नहीं होना चाहिए थे। तर्जुमे वो तर्जुमे जो होते हैं अदबी तर्जुमे, जिसको लिटरेरी ट्रांसलेशन बोलते हैं, जैसे मतलब हम नॉवेल्स के तर्जुमे करें, स्टोरीज़ के तर्जुमे करें, वो तर्जुमा होना चाहिए था। वो इंडिया में शायद उसकी कमी भी है, वो तर्जुमे नहीं होते, ये तर्जुमे करते हैं। इन तर्जुमे की सच में कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है इन तर्जुमे में गलत किया है, ये तर्जुमे गलत कर रहे हैं, किसके साथ? अरबी लिटरेचर के साथ, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर के साथ। तो ये किताब हो गई। और इसी तरीके से जो पहला ही पोर्शन है ना तारीख़ुल अदबिल अरबी का, उसको कहाँ से कवर करेंगे, उसके लिए मैं कुछ किताबें आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए किताबें आपकी, ये किताब जो है, ये किताब तो मेरी बिल्कुल फाउंडेशन है, तारीख़ुल अदबिल अरबी, मोहम्मद अहमद साहब की, जो हमारे मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं, JNU से PhD की है इन्होंने, ठीक है। तारीख़ अल मालूमातुल आम्मा फ़िल अदबिल अरबी, ये किताब जो है आप मंगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इसमें ये एक अनोखी, एक अकेली किताब है कि जिसमें ये किताब लिखी गई है 2013 में, तो 2004 से लेकर 2013 में सारे PYQ इसमें मौजूद हैं, उसके ऊपर नहीं लिखी गई। बाद में दोबारा कोई एडिशन नहीं आया, तो जिसकी वजह से और क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन ये किताब में सारे क्वेश्चन पेपर मौजूद हैं, वरना ऐसी कोई किताब नहीं है, ठीक है। जब ये लिखी गई उससे पहले के सारे PYQ इस किताब में मौजूद हैं। ये किताब बहुत अच्छी है। ये किताब जो है मेरी फाउंडेशन बनी है। इसमें क्या है कि अगर एक क्वेश्चन दिया गया है तो उसके हर क्वेश्चन पर गुफ्तगू की गई है। एक क्वेश्चन दिया गया है तो उसके हर ऑप्शन पर गुफ्तगू की गई है। मैं पूछ रहा हूँ कि अमीरुश शुआरा किसको कहा जाता है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है अहमद शौकी, बारूदी है, फिर हाफिज़ इब्राहीम है, फिर इस तरीके से। तो अब इन्होंने क्या किया, ऑप्शन में अमीरुश शुआरा को बता दिया अहमद शौकी है, फिर खलील मतरान का भी लक़ब बता दिया, हाफिज़ इब्राहीम का भी लक़ब बता दिया, बारूदी का भी लक़ब बता दिया। इस तरीके से इस किताब में देखा गया है। ये किताब मंगा लें, जो कि, और इसके लिए मैं बोलता हूँ कि UGC नीट के लिए जो इंडिया में तैयार शुदा किताबें हैं उनको देखें, जिनमें से पहले नंबर पर पहली ये किताब आएगी, आपके MA वालों के लिए बात कर रहा हूँ। दूसरी ये किताब आएगी, ये किताब भी काफ़ी अच्छी माशाल्लाह, तारीख़ुल अदबिल अरबी, दिख रही है, दिख तो उल्टा, आपको उल्टा दिखता होगा, तारीख़ुल अदबिल अरबी सुआलन व जवाबन, मेहदी हसन साहब की किताब है। ये किताब जो है मंगा के रख लें, बहुत कुछ हेल्प मिलेगी इंशाअल्लाह। ये भी कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए तो नहीं, लेकिन बहुत सारे मेरे साथियों के लिए मैंने देखा कि उनके लिए फाउंडेशन की बुनियाद की हैसियत ये किताब रखती है।
यूजीसी नेट के लिए कोई ये रिलाय नहीं कर सकती, मैंने उसके लिए वीडियो बनाई, वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये किताब भी देखें जो मदखल के नाम से, इसमें भी बहुत सारे MCQs PYQs वगैरह हैं, तो ये किताब भी बहुत बेहतरीन हो सकती है, जो कि किसकी है, आपके अब्दुल्ला शय्याद साहब की है शायद, ठीक है। ये किताब जो है अब्दुल्ला शय्याद साहब की किताब है, ये मदखल, आप इस किताब को भी खरीद सकते हैं। ये सारी किताबें दिल्ली में इंटरनेशनल पे मिल सकती हैं, बाकी और जगहों पे भी इन किताबों को देखा जा सकता है। फिर उसके बाद लम्हात जो किताब है, ये किताब जो अबुल कलाम साहब की शायद है, लम्हात, ये किताब भी मंगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अंदाज में, थोड़े अनोखे अंदाज में रखा गया है। तो ये किताबें हैं जिनको मैं कहता हूँ कि इंडिया में जो यूजीसी नेट के लिए किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों की आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तारीख़ुल अदब का पोर्शन। इसके अलावा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमारे जो मुख्तलिफ वीडियोस बनी हुई हैं, बहुत सारे PDFs अवेलेबल हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके अलावा किसी और की ज़रूरत होगी तारीख़ुल अदब अरबी के लिए। ये किताब अहमद हसन ज़ैयाद की किताब, इसी तरीके से इनमें से कोई 2 किताबें आप मंगा लें, 4 जो मैंने बताई हैं, आपका काम हो जाएगा। बहुत सारा पागल होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने के लिए हमारी PYQs की जो वीडियोस हैं, MCQs की जो वीडियोस हैं, जो और भी कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियोस हैं, उनको देख सकते हैं। उसके बाद बलागा के लिए ये किताब सबसे बेस्ट है। इवन यूजीसी नेट के लिए भी बलागा का पोर्शन करने के लिए ये किताब सबसे अहम है। बलागा अल-वाज़िहा, जो कि अली अल-जारिम और मुस्तफ़ा अमीन की जो किताब है, ये किताब जो आप ज़रूर मंगाएँ। और आपके सिलेबस के हिसाब से इसमें इल्मुल बयान का जो पहला पोर्शन है, शुरुआती जो पोर्शन है, पहला भाग है, पहला क़िस्मुल अव्वल है, ठीक है, उसको ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अल बलागा अल-वाज़िहा जो किताब है, ये किताबें हुई, इनको आपसे पढ़ना है। इसी तरीके से वहाँ पर वो मैं नहीं ला पाया, दोनों किताब मेरे पास मौजूद हैं आपका। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन के लिए 2 किताबें मैं हमेशा बोलता हूँ शुरुआत के लिए। नंबर 1 नहवल इंशा व तर्जुमा, जो कि डॉक्टर मंजूर साहब की कश्मीर से छपी हुई है। वो आपको शायद किताब मिल जाएगी देवंद में, जो जहाँ पे नदवा या देवंद में जो किताब मिलती है वहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरीके से आपका वो किताब मंगा लें, प्रिंट मंगा लें, प्रिंट भी मौजूद है, उसका प्रिंट करा लें। इसी तरीके से डॉक्टर हबीबुल्लाह खान साहब की एक किताब है दुरूसन फी तर्जुमत सहाफ़िया, वो किताब मंगा लें। वो किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन की। इवन ट्रांसलेशन सीखने के लिए भी बहुत अच्छी किताब है, सलाहियत बनाने के लिए, सिर्फ एंट्रेंस क्लियर करने के लिए नहीं, सलाहियत बनाने के लिए भी बहुत अच्छी किताब है। क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ को तकरीबन मैं समझता हूँ 32 या 40 इतनी तकरीबन न्यूज़ की कटिंग्स को उन्होंने इंग्लिश का अरबी तर्जुमा किया है, और मुकम्मल डिटेल के साथ जिसमें वोकैबुलरीज़ को डाला हुआ है, और बहुत सारे ट्रांसलेशन के उसूल और कवायद उन्होंने सिखाए हुए हैं। तो वो किताब मंगा लें। ये 2 किताबें आपके लिए मोर देन इनफ हैं। बाकी और भी बहुत सारी जगहों पर हमें वोकैबुलरीज मिल जाती है, और बहुत सारी ट्रांसलेशन की किताबें घूमती हुई हैं जहाँ पर वोकैबुलरीज है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ट्रांसलेशन पढ़ते होंगे ना, BA भी तो पढ़ रहे हैं आप, BA में भी तो आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता रहा होगा। तो ये हो गया। इसी तरीके से ख़ुद के आपके PYQs, MA अरबिक के PYQs, और यहाँ पर एज अ सोर्स मैं बयान कर रहा हूँ, एज अ बुक लिस्ट में 2004 से लेकर 2017 के जो UGC नेट के PYQs हैं ना, वो भी आपके लिए काफ़ी अहमियत के हामिल हो सकते हैं। उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, जैसे कि मैंने इसी किताब में बताया। इस किताब को मंगा लेंगे, 2004 से 2013 के PYQs इसमें मौजूद हैं। ये वो किताब है, मैं आपको बताऊं, करीब से देख लें। इस किताब के सिर्फ 4 दिन के पढ़ने की वजह से, और मैंने तकरीबन पूरा पढ़ लिया था 4 ही दिन में, बस जो मैं कहूँगा वो ठीक है, सिर्फ 4 दिन पढ़ने की वजह से मेरा इफ्लू में नंबर आया था, और इफ्लू में 100 में से 96 आए थे, ठीक है। इफ्लू में 100 में से 96 आए थे। और इसी चीज़ को अभी मैं बताऊँगा क्यों, क्या होता है, कैसे चीज़ें पढ़ना होती हैं, क्या करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज़ आपको पढ़ना है। तो बुक्स के ताल्लुक से हो गया। जितना मैंने बताया है, प्लीज़ इतने पे, ये बहुत बता दिया मैंने, बहुत ज़्यादा बता दिया। और आखिरी मेरा जो सबसे आखिरी पॉइंट है, उसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। फिर 5वें नंबर पर क्या है, हमारा क्रैश कोर्स के मुतालिक। तो हमारा क्रैश कोर्स आएगा, जहाँ पर इंशाल्लाह आपको इन तमाम चीज़ों पे, जितनी चीज़ें मैंने सिलेबस बताया था, उन पे लेक्चर्स मिलेंगे आपको। MCQs और मॉक टेस्ट वगैरह भी हम देते हैं, जिसमें हम आपकी इंडिविजुअल गाइडेंस भी करते हैं कि अगर बच्चे को किसी चीज़ में परेशानी है वहाँ पर। तो हमारा 1 फरवरी से 2 मंथ का इंशाल्लाह शुरू होने वाला है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। 1 फरवरी से शुरू होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं ना, तो 1 फरवरी से शुरू होगा, फरवरी मार्च, फिर उसके बाद अपना रिवीजन वगैरह करते रहिएगा, और आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 6, जहाँ पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई साहब देखें, इसमें रिवीजन मैटर करता है। चीज़ें असल में याद नहीं होती हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। जब हम शुरू में पढ़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। बार बार 3-3 बार पढ़ेंगे जाके ना हसन ज़ैयाद को और सारी किताबों को, कंसेप्ट को समझ में नहीं आते हमें। बोहतरी अबुल अताहिया में मैं अपना बता रहा हूँ, बोहतरी और अबुल अताहिया में हमें फ़र्क ही नहीं पता चलता, ये बोहतरी हैं, अबुल अताहिया है, कुछ नहीं पता चलता फ़र्क। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। काब बिन ज़ुहैर को ज़ुहैर में मिला देते हैं, ज़ुहैर को काब बिन ज़ुहैर में मिला देते हैं। वो एक वक्फ़ा होता है, लंबा टाइम होता है, जब जाके हमारे सारे कंसेप्ट्स
क्लियर होते हैं। बारूदी को शौकी समझते हैं, शौकी को बारूदी समझते हैं, हाफिज़ इब्राहीम को मतरान समझते हैं, खलील मतरान को हाफिज़ इब्राहीम समझते हैं। तो इस तरीके से इसी तरीके से मैं तो अब तक कन्फ्यूजिंग रहता हूँ और इसी बार गलती करके आया। नजीब महफूज़ को ताहा हुसैन समझते हैं, ताहा हुसैन को नजीब महफूज़ समझते हैं। सवाल आया था कहीं पर कि नोबेल अवार्ड किसको मिला है, मैं ठीक है नोबेल अवार्ड किसको मिला है, तो मैं ताहा हुसैन लगा के आया हूँ। समझ सकते हैं आप। तो ये कन्फ्यूजिंग होते रहती हैं, एग्ज़ाम में भी जाके कन्फ्यूजिंग होते हैं। दो चीज़ें तो क्या है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से बार बार पढ़ के जो चीज़ समझ में आ ही जाएगी, जो चाहे कम आए, ठीक है। कि मैं एक बात जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये है, मैंने इतना मटेरियल बता दिया आपको, ये बहुत ज़्यादा है सच में, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, फिर भी मटेरियल के पीछे पड़े रहेंगे। भाई साहब, ऐसा कोई नहीं है जो मटेरियल की वजह से फेल होता है। मटेरियल की वजह से कोई फेल नहीं होता है। कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने हमारे हाथ से ही तैयारी की, जिन्होंने यूजीसी नेट के लेवल की तैयारी की, उसके बावजूद भी फेल हो गए। जिनके पास वो किताबें मौजूद हैं जो मैंने आपको रिकमेंड नहीं की, यूजीसी नेट वालों को रिकमेंड करता हूं, वो चीज़ें वो पढ़ी फिर भी नहीं निकाल पाए। तो पता चलता है कि मटेरियल की वजह से कोई फेल नहीं होता। और मैंने यही बताया, सिर्फ इसको पढ़ने की वजह से सिर्फ 4 या 5 दिन और मेरा इफ्लू में हो गया था और नंबर सही आए थे, ठीक है, सही नंबर आए थे, जिसको सही कह सकते हैं 96 नंबर, वो मेरे नंबर आए थे। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ भाइयों कि मटेरियल की वजह से कोई फेल नहीं होता। याद होना चाहिए, चीज़ें याद होना चाहिए। और हमको सुनना, हमारी वीडियोस को जो एमसीक्यूज़ हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, वो सुनना, बार बार सुनना। अलग अलग तरीके की वीडियोस वो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करती हैं, वो आपके दिमाग में वो चीज़ें चली जाती हैं जो इसलिए इस तरह की वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। तो याद रखना, मटेरियल की वजह से किसी भी एग्जाम में कोई फेल नहीं होता। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही मशवरा दिया जाता है, भाई साहब एक किताब पढ़ो, उसको 10 बार पढ़ो, 10 किताबों को एक बार मत पढ़ो। सुना होगा ना बहुत बार, एक किताब को 10 बार पढ़ो, बस यही मसला है। ये एक किताब उठाओ और तारीखुल अदबिल अरबी, बल्कि मैंने दूसरी उठा ली, तारीखुल अदबिल अरबी, ये एक किताब उठाओ और उस बार पढ़ो इसको। इतना मिल जाएगा कि आपको 10 किताबों में भी आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है, 10 किताबों में भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो बस यही मेरा मसला है, कहना चाहता हूं कम मटेरियल की वजह से कोई फेल नहीं होता। प्लीज़ रटने पे, याद करने पे, चीज़ों को समझने में, क्यों रटना क्या होगा, जब चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना तो रटना अपने आप से हो जाएगा। जब काब और ज़ुहैर का डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा ना, कि काब अलग हैं बिल्कुल, ज़ुहैर अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है, बहुत फ़र्क होता है। हम समझ नहीं पाते हैं, शुरू में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि किसके बारे में है, तरफ़ा अंतरा को एक समझते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अदनवेश दरवेश, वो तो चलो हमारे सिलेबस में नहीं, सिलेबस में है, पूछा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। इसी तरीके से अगर सीट्स की बात करें, जो 7वां पॉइंट है, सीट किसमें कितनी होती हैं, तो सब अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो 10 से लेके 20 तक ऐसी सीट्स वेरी करती हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा वो हमें खुद पता चल जाएगा, जामिया में कितनी सीटें हैं, जेएनयू में कितनी सीटें हैं, एमयू में कितनी सीटें हैं, लेकिन 10 से 20 तक सीटें होती हैं और ये बहुत काफ़ी हैं, उतनी ज़्यादा और क्या होंगी, ठीक है। तो 10 से जो 20 सीटें इतनी कहीं होती, कभी 12, कभी 15, कभी 16, कभी 18, कभी 20, कभी 22, कभी 8, कभी 12, इस तरीके से होती हैं। तो ये सीटें हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह तमाम आपके डाउट्स को मैं एड्रेस और उनको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो बहुत बहुत